तो दोस्तों आज मैं लेट दिस गिविंग सोल रिटायर नाम के एनिमे के सीजन 2 के आखिर के 3 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि क्राय को फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के हाथों फंसाया जा रहा है और राजा उसे बेगुनाह समझकर उसे अपना एज अ बॉडीगार्ड हायर कर लेते हैं। जहाँ राजा अपने एक सफर पर जाने वाले हैं, जहाँ क्राय को इस सफर के दौरान राजा को फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करना है। यहाँ क्राय अपनी खुद की एक टीम बनाता है 4 लोगों को शामिल करके, लेकिन क्राय की इस टीम में एक आदमी है जिसका नाम है केचा चक्का और हमें यहाँ पता चलता है कि वो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि यहाँ राजा को मारने के लिए आया है। वो यहाँ एक रेलिक का इस्तेमाल करके बहुत सारे ड्रैगन्स को बुला लेता है, जहाँ ड्रैगन्स आकर यहाँ हमला करने लगते हैं। सितरी क्राय को पहले ही बता देती है कि कुछ ड्रैगन्स आकर हमला करने वाले हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ड्रैगन यहाँ पहले ही आ चुके थे। और अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ड्रैगन वाले सीन से होती है, जहाँ राजा के करीब बहुत से ड्रैगन्स पहुंच गए थे, पर फ्रांस अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उन्हें हरा देता है। अगर आपको याद नहीं कि फ्रांस कौन है, तो फ्रांस उनकी आर्मी का कैप्टन है। क्राय और क्रिस भी यहाँ राजा के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ फ्रांस क्राय को देख उससे पूछता है कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है और वो ड्रैगन्स को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ फ्रांस क्राय से बहुत सारे सवाल पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि क्राय फ्यूचर देख सकता है, क्योंकि अब तक उसने जो भी गेस किया है वो सब कुछ सच हुआ है। क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कुछ ड्रैगन्स यहाँ पर हमला करने आने वाले हैं। ये दोनों अपनी बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी और भी ड्रैगन्स इनकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देख सब लोग डरने लगते हैं क्योंकि वो इतने सारे ड्रैगन से एक साथ फाइट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ क्राय काफी कॉन्फिडेंट के साथ इन सबसे कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि इन सारे ड्रैगन्स को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। और फिर तभी वो यहाँ पर अपने रेलिक निकालता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है इस रेलिक के अंदर लूशिया की एक काफी पावरफुल स्पेल है, जो कि लूशिया ने इस रेलिक के अंदर खून डाली है। लेकिन जब क्राय इस रेलिक को निकालने जाता है तो वो नोटिस करता है कि वो रेलिक तो वो अपने कमरे में रखाया है। अब यहाँ सब लोग क्राय पर भरोसा कर उसके पीछे खड़े रहते हैं, जहाँ क्राय को अब कुछ भी करके इन ड्रैगन्स को रोकना था। और फिर तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोशिश करता है एक स्पेल कास्ट करने की, और सच में एक स्पेल यहाँ पर कास्ट हो जाती है और कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर एक बैरियर बन गया था, जिससे सारे ड्रैगन्स टकरा कर नीचे गिरने लगते हैं। और ये पावरफुल बैरियर असल में क्राय ने नहीं बल्कि उसके एक दोस्त आनसेम ने बनाया था, जो कि उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था सितरी वगैरह के साथ मिलकर। अब क्राय यहाँ आनसेम को देख उसे थम्स अप का इशारा कर उसे थैंक यू कहता है, जहाँ पर केचा चक्का भी वहीं खड़ा होता है और वो आनसेम को नहीं देख पाता क्योंकि वो बैरियर बनाने के बाद वहां से चला गया था। और जब केचा चक्का क्राय को थम्स अप का इशारा करते देखता है तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और समझता है कि शायद क्राय इस बारे में जानता था कि मैं यहाँ पर ड्रैगन्स को बुलाने वाला हूँ। और फिर वो यहाँ से परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब जो ड्रैगन्स बैरियर से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं, टाइम उन्हें यहाँ अपने एक स्पेल से पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और फिर तभी यहाँ पर इनके सामने एक फॉक्स क्रिमिनल सामने आता है, जिससे यहाँ पर टेल्म फाइट करता है। अब जैसे ये फॉक्स वाला आदमी टेल्म पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, टेल्म यहाँ उस पर एक बड़ी सी स्पेल कास्ट करता है, जिससे हिट होने पर बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी ये फॉक्स वाला आदमी अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ जब क्राय ने उस फॉक्स मास्क वाले बंदे को देखा था तो वो उसे इम्पोस्टर बुलाता है, क्योंकि जब वो 10th लेवल वाली ट्रेजर वॉल्ट में था तो वहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक ने भी ऐसा फॉक्स वाला मास्क नहीं पहना था। अब ये इम्पोस्टर वाली बात क्रिस सुन लेती है और जब ये सब ओवर हो जाता है तो फ्रांस यहाँ इन सबको अंदर मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ क्रिस सबको बता देती है कि क्राय उस फॉक्स मास्क वाले बंदे को एक इम्पोस्टर बुला रहा था। इसका मतलब था कि वो शायद उसे जानता है। ये सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं और क्राय से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जहाँ पर क्राय इन सबको ये कह देता है कि उसे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं कि उसने ऐसा कुछ बोला था। अब ये बात सुन टेल्म काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि शायद टेल्म उस आदमी को जानता था। अब यहाँ ये लोग इस जर्नी को कैंसिल कर देने की बात करते हैं कि तभी क्राय उन्हें ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसने ड्रैगन्स के अटैक करने के बारे में फ्रांस को बताया था तो जरूर सितरी ने उसकी यह बात सुन ली थी और उसी ने यहाँ ड्रैगन्स को भेजा होगा ताकि वो प्रूव कर सके कि क्राय के पास सच में फ्यूचर देख लेने की पावर है। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब तो केचा चक्का ने किया था। अब यहाँ क्राय इन सबको कहता है कि हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि अगर अब हम वापस चले जाते हैं तो ये हमारी हार कंसीडर होगी। क्राय यहाँ इन सबको ये भी कहता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि अब से यहाँ पर कोई भी ड्रैगन हमला करने नहीं आएगा। और ऐसा वो 3-4 बार काफी जोर से और काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, ताकि सितरी उसकी ये बात सुन ले और अब से और ड्रैगन्स को ना भेजे, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि ये ड्रैगन सितरी ने ही भेजे हैं। राजा क्राय की बातों को सुन जर्नी कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम केचा चक्का को उसी थम्स अप वाली बात को लेकर काफी परेशान होता देखते हैं और वो क्राय की इस बात को सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था कि अब से और ड्रैगन्स यहाँ हमला करने के लिए नहीं आएंगे। अब केचा चक्का समझता है कि उसने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो मेरे रेलिक के बारे में जान गया होगा, जो कि बस ड्रैगन्स को बुलाने के लिए सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। पर वो ये बात नहीं जानता कि मेरे पास ऐसे और भी रेलिक्स है और मैं जब चाहे जितने चाहे उतने ड्रैगन्स बुला सकता हूँ। और फिर वो 1000 ट्रिक्स को गलत साबित करने की कोशिशों में लग जाता है, जहाँ वो डिसाइड करता है कि अगली सुबह ट्रेवल करते वक्त वो बहुत सारे ड्रैगन्स को बुलाकर राजा पर हमला करवाएगा। सीन कट होता है, जहाँ ये लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी क्राय नोटिस करता है कि उसका फ्लाइंग कारपेट कहीं तो खुद से चला गया है, जिसके बाद क्राय यहाँ क्रिस के साथ उस कारपेट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और तभी केचा चक्का यहाँ अपने रेलिक का इस्तेमाल करके और भी ड्रैगन्स को बुला लेता है, पर तभी हम यहाँ से थोड़ा दूर लेज वगैरह को देख पाते हैं, जो कि इन ड्रैगन्स को वहाँ पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और इस सीन को देख हम समझ पाते हैं कि सितरी ने सच में क्राय की वो सारी बातें सुन ली थी। अब यहाँ हम और भी मॉन्स्टर्स को ड्रैगन के साथ उनकी तरफ बढ़ता देखते हैं, जिन्हें केचा चक्का ने किसी दूसरे रेलिक का इस्तेमाल करके बुलाया था। अब यहाँ सितरी सब
लोगों को सिर्फ ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए कहती है, क्योंकि क्राई ने उन्हें सिर्फ ड्रैगन्स को मारने के लिए कहा है और शायद बाकी मॉन्स्टर से वो खुद से डील करना चाहता है। अब यहाँ ये सारे मॉन्स्टर राजा की कैरिज के पास पहुंचकर इन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फ्रांस अपने सारे सिपाहियों के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर देता है। और फिर तभी क्राई अपने कारपेट को लेकर क्रिस के साथ यहाँ वापस पहुंचता है, जिन्हें देख फ्रांस यहाँ क्राई को डांटने लगता है, क्योंकि वो राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं था। कि तभी एक सिपाही यहाँ आकर इन्हें बताता है कि उन्हें एक ड्रैगन की लाश के बारे में पता चला है। और जब ये लोग उसे जाकर देखते हैं तो देख शॉक हो जाते हैं कि इस ड्रैगन की लाश पूरी तरीके से बर्फ में जमी हुई थी, यानी किसी मैजिशियन ने इसे आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खत्म किया है और उसकी बॉडी को फिर जमा दिया है। क्राई ये देख फौरन समझ जाता है कि ऐसा स्पेल सिर्फ लूशा ही कास्ट कर सकती है। जिसके बाद फ्रांस यहाँ क्राई से पूछता है कि वो इस बारे में क्या सोचता है, जिस पर क्राई कहता है कि ड्रैगन की लाश मिलना तो अब आम बात हो चुकी है, तो फिक्र मत करो। लेकिन फ्रांस यहाँ क्राई की ये बात सुन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ड्रैगन की लाश का मिलना कोई आम बात नहीं है। और जब ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ बीच रास्ते में उन्हें बहुत से ड्रैगन्स की लाश मिलती है, जिन्हें केचा चक्का बुलाता जा रहा था। और क्राई की पार्टी के सारे मेंबर्स उन्हें खत्म करते जा रहे हैं और अब ड्रैगन्स की लाश मिलना सच में एक आम बात बन चुकी थी, जिसे देख फ्रांस काफी ज्यादा शॉक होता है। शाम हो जाती है जहाँ ये सब लोग आराम करने के लिए एक शहर में रुकते हैं। अब यहाँ हम राजा को फ्रांस से बात करता देख पाते हैं, जिन्हें शक होने लगा है कि उनके सिपाहियों में से कोई एक इंपोस्टर है जो कि उनकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। और फ्रांस भी इस बात से एग्री करता है। पर यहाँ ये दोनों ही जानते हैं कि क्राई वो इंपोस्टर नहीं है जिसकी ये तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रू ट्रेस वाले टेलिक का इस्तेमाल करके क्राई की इनोसेंस प्रूव कर ली थी। और अब क्योंकि राजा सबसे ज्यादा भरोसा क्राई पर करने लगा है, तो वो यहाँ क्राई और उसके साथियों को उसे डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर देता है, जहाँ वो अब से राजा के करीब ही रहेंगे। ये बात सुन फ्रांस आकर इन पांचों को ये बता देता है, जहाँ हम क्रिस को क्राई के रेलिक्स को रिचार्ज करता देखते हैं। यहाँ क्राई क्रिस को अपने साथ कल कहीं चलने के लिए कहता है। अब यहाँ हम टेल्म को देख पाते हैं, जो कि समझता है कि क्राई भी उन्हीं की तरह ही फॉक्स का मेंबर है, क्योंकि क्राई देखते ही समझ गया था कि जिस बंदे ने मास्क पहनकर मुझ पर हमला किया था वो बस एक मेरे मैजिक का इल्यूजन था। और क्राई इस बात को जरूर जानता था। और फिर अगली सुबह जब क्राई क्रिस के साथ बाहर निकलता है तो टेल्म यहाँ केचा चक्का से मिलता है और उसे बताता है कि वो भी उसी की तरह फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जिसे सुन केचा चक्का शौक होता है, क्योंकि वो इस बारे में नहीं जानता था। वो यहाँ केचा चक्का को ये भी बताता है कि जरूर क्राई भी हम में से ही एक है, और इसलिए जैसे ही क्राई वापस आएगा तो हम दोनों पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके उससे कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि वो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं। अब यहाँ हम क्राई को क्रिस के साथ शॉपिंग करता देख पाते हैं, जहाँ केचा चक्का टेल्म के कहने पर उस पर नजर रखने लग गया था। और फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि नाइन टेल शैडो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उन्हें 9 रैंक्स में डिवाइड किया जाता है, और जिस बंदे का हायर रैंक है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोअर रैंक के बंदों की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। और यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में हायर रैंक के लोगों की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता है। और यहाँ टेल्म का मानना है कि क्राई भी फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, पर उसका रैंक हमसे काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर उसके पास हम दोनों की जरूर इन्फॉर्मेशन होगी, जिस वजह से उसने हमें इस मिशन के लिए चुना। सीन कट होता है जहाँ क्राई और क्रिस होटल में वापस पहुंचते हैं कि तभी क्रिस क्राई से कुछ नट्स लेकर खा लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका माना खत्म होने लग गया था। अब यहाँ जो नट्स उसने खाए थे उन्हें अमीज नट्स कहा जाता है, जिन्हें अगर मैजिशियंस खा ले तो उनका माना खत्म होने लगता है, और इसलिए उन्हें ये नट्स कभी भी खाने नहीं चाहिए और इन्हें फॉरबिडन नट्स कहा जाता है। अब यहाँ टेल मौका देख क्राई से बात करने के लिए उसे अकेले कमरे में बुलाता है, जहाँ उसके साथ केचा चक्का भी होता है, और वो यहाँ क्राई से पासवर्ड्स के जरिए पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं। पासवर्ड ये था कि क्या उसके पास कोई टेल है, जिसे सुन क्राई शौक होता हुआ कहता है कि हाँ उसके पास एक टेल है, और ये टेल उसे 10th ट्रेजर वोल्ट के बॉस को हराने से मिली थी। अब यहाँ वो क्राई से उसकी टेल का नंबर पूछते हैं ताकि वो उससे ये पता कर सके कि क्राई की असल में रैंक क्या है, जिस पर क्राई बताता है कि उसके पास जो टेल है वो एक 13th टेल है, जिसे सुन ये लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 9 ही रैंक्स होती हैं, पर यहाँ पर क्राई का रैंक तो 13th निकलता है, जिसे सुन ये लोग शौक हो गए थे। अब यहाँ ये दोनों क्राई से अपना आखिरी पासवर्ड पूछते हैं कि क्या वो अपनी टेल हमें दिखा सकता है, जिस पर क्राई कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो टेल अभी उसके पास है ही नहीं। और इसी के साथ क्राई ने टेल्म के पूछे गए तीनों पासवर्ड्स के सही जवाब दे दिए थे, जिससे टेल्म और केचा चक्का कंफर्म कर लेते हैं कि क्राई भी उन्हीं की तरह उसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि केचा चक्का और टेल्म को लगता है कि वो लोग फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्राई जिस बारे में बात कर रहा है वो असल में 10th ट्रेजर वोल्ट के बारे में है। और क्योंकि टेल्म को लगता है कि क्राई फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में उनका सीनियर है, तो वो अब से क्राई को हर एक काम में सपोर्ट किया करेंगे और उसके प्लान में कभी भी टांग नहीं अड़ाएंगे। जो भी क्राई कहेगा वो उसे करने के लिए तैयार रहेंगे और उसे हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ क्राई जाने से पहले इन दोनों को ये भी कहता है कि वो इस बात को राज रखे, जिसके बाद वो अपने कमरे में पहुंचता है और वहाँ वो अपने सामने लिज को देखता है। लिज यहाँ उससे बेसिकली मिलने के लिए आई थी, लेकिन क्रिस भी यहाँ आ जाती है, जिसे माना खत्म होने की वजह से चक्कर आ रहे थे, और क्राई उसे देख यहाँ लिज को एक बेडशीट से ढक देता है, जिसके बाद क्राई यहाँ से लिज को जाने के लिए कहता है और लिज यहाँ की खिड़की से निकल जाती है। और क्रिस ये देख उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है, जिस पर क्राई उसे कहता है कि वो तो असल में एक बेडशीट घोस्ट था। क्रिस इस बात को मानने से मना कर देती है, लेकिन तभी केचा चक्का और टेल्म भी यहाँ आ जाते हैं और क्राई को यहाँ फंसा हुआ देख वो उसे सपोर्ट करने लगते हैं और क्रिस को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि बेडशीट के घोस्ट सच में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, पर उसे अभी इस वक्त चक्कर आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो अभी के लिए यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राजा क्राई और उसके बाकी साथियों को अपने साथ टी पर इन्वाइट करता है, जहाँ ये लोग साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। क्राई यहाँ राजा को अपने पास की कुछ एडवेंचर्स की कहानियां बताता है, जिनमें से एक बैरल बैंडिट गैंग की थी, वही हॉट स्प्रिंग वाला एपिसोड। और क्राई यहाँ सबको बताता है कि असल में वो था
जिसने लूशिया की तरह वो मैजिक कास्ट किया था जिसने सबको फ्रॉक्स में तब्दील कर दिया था। अब यहाँ राजा ये सुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और क्राय को अभी इस वक्त यही स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है और क्रिस भी ये सुन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, साथ ही साथ टेल्म और केचा चक्का भी कि क्राय क्या सच में ऐसी स्पेल कास्ट कर सकता है। अब क्राय यहाँ पूरी तरीके से फंस चुका था जहाँ वो खड़ा होकर इस स्पेल को कास्ट करने लगता है इस उम्मीद में कि शायद सिटी ने उसकी ये सारी बातें सुन ली हो और वो लूशिया से कहे कि वो इस स्पेल को कास्ट करे, और होता भी ऐसा ही है क्योंकि लूशिया ने सच में वो स्पेल कास्ट कर दी थी और यहाँ मौजूद सारे लोग फ्रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं सिवाय क्राय, टेल्म और केचा चक्का के। अब यहाँ क्राय एक एक करके सबको नॉर्मल करने लगता है जहाँ वो फ्रांस को नॉर्मल करने के बाद उसे कहता है कि वो राजा को भी नॉर्मल करे। नॉर्मल करने के लिए तुम्हें राजा को जान से मारना होगा। अब राजा को नॉर्मल करने के बाद फ्रांस या राजा से माफी मांगता है और साथ ही क्राय पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, पर राजा उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो राजा ही था जिसने क्राय को ये स्पेल कास्ट करने के लिए कहा था और अब उन्हें क्राय की पावर्स पर यकीन होने लगा है जिस वजह से वो अब क्राय पर और भी ज्यादा भरोसा कर पाएगा। सीन कट होता है जहाँ हम क्रिस को क्राय पर गुस्सा होते देखते हैं क्योंकि ओरिजिनली क्राय ये स्पेल क्रिस पर ही कास्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ क्राय उसे शांत करने के लिए पानी को ऑरेंज जूस में मैजिक से तब्दील करने की बात करता है और सितरी और लूशिया जो कि क्राय की सारी बातें सुन रही थी क्राय से टेलीपैथिकली बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि ऐसी मैजिक स्पेल उसके पास है ही नहीं, तो इसलिए इस स्पेल को कास्ट करने की सोचना भी मत। कुछ देर बाद क्रिस यहाँ से चली जाती है जिसके बाद टेल्म और केचा चक्का दोनों क्राय के पास आकर उससे पूछते हैं कि तुम आखिर क्या करने की सोच रहे हो, क्योंकि जब वो फ्रॉग्स में तब्दील हुए थे तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि जब वो फ्रॉग्स में थे तो तभी हम उन लोगों को मार सकते थे, पर क्राय समझता है कि टेल्म कह रहा है कि अगर वो फ्रॉग्स ही बने रहते तो उन्हें प्रोटेक्ट करने में पूरे रास्ते में हमें कोई भी मुश्किल नहीं आती। अब यहाँ इनकी इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है जहाँ क्राय फिर आखिर में इनसे कहता है कि हम लोग कुछ दिन बाद टेक ऑफ करने वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली जर्नी कंटिन्यू करने के लिए ये लोग अब एक एयरशिप से ट्रेवल करेंगे। क्राय की ये बात सुन टेल्म समझता है कि शायद उन्हें अगर हम यहाँ मारने की कोशिश करते हैं तो सारा इल्जाम हमारे ऊपर ही आता है क्योंकि हम उस वक्त राजा के साथ मौजूद थे और जब हम एयरशिप में होंगे अगर हम राजा को वहाँ मार देते हैं तो किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि हम उसी वक्त एयरशिप को क्रैश करवा देंगे। और इसी के साथ इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ने लगती है जहाँ पर टेल्म अब क्राय की काफी ज्यादा इज्जत करने लगा था क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि क्राय इस तरीके का मास्टर प्लान बना सकता है। सीन कट होता है जहाँ हम एक एयरशिप को देख पाते हैं जिसका नाम होता है ब्लैक लेस्टर और ये शिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे कोई भी बाहर से नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। अब यहाँ क्राय थोड़ा सोचता है जहाँ वो इस बात को रियलाइज कर लेता है कि अगर एयरशिप पर हम पर हमला होता है और एयरशिप क्रैश हो जाती है तो हमारे पास वहां से निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और इसलिए क्राय यहाँ अपने फ्लाइंग कारपेट को मास्टर करने का डिसाइड करता है जिसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था और वो फिर फ्रांस से जाकर बात करता है कि हमें 3 दिन तक यहाँ आराम करने के लिए रुकना चाहिए। फ्रांस उसकी एक नहीं सुनता है लेकिन तभी राजा कहते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पर सफर से काफी ज्यादा थक गई और हम यहाँ 3 दिन तक रुकने का डिसाइड करेंगे। अब यहाँ क्राय का लक काफी अच्छी तरीके से काम करने लगता है जहाँ पर फ्रांस कुछ भी करके राजा के ऑर्डर को मना नहीं कर पाता और ये लोग 3 दिन यहाँ रुकने का डिसाइड करते हैं और एक बार फिर फ्रांस को लगने लगता है कि क्राय सच में फ्यूचर देख सकता है पर वो इस बारे में किसी को बताता नहीं। सीन कट होता है जहाँ हम क्राय को उसके फ्लाइंग कारपेट के साथ फाइट करता देखते हैं। क्रिस यहाँ क्राय की सारी सेफ्टी रिंग्स को चार्ज करने लगती है और क्राय यहाँ वापस और सेफ्टी रिंग्स को तोड़कर उससे वापस रिचार्ज करवाने लगता है जिस पर क्रिस गुस्सा होने लगती है और उसकी रिंग्स और चार्ज करने से मना कर देती है क्योंकि उसका माना भी खत्म होने लग गया था कि तभी यहाँ पर सितरी और बाकी सब आ जाते हैं और सब लोगों ने यहाँ पर चादरें ओढ़ रखी थी और यहाँ वो एज अ घोस्ट एक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सितरी सबसे पहले तो क्रिस को किसी तरह बेहोश कर देती है जिसके बाद क्राय लूशिया को देख उससे अपनी सारी सेफ्टी रिंग्स चार्ज करवाता है और साथ ही इन लोगों को उन चीजों की लिस्ट देता है जो कि उसे इस सफर के दौरान चाहिए होंगे। सीन कट होता है जहाँ रात के वक्त क्रिस को होश आता है और वो अपने सामने क्राय को देखती है जो कि उसे बताता है कि माना खत्म हो जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो गई थी और इस बात को क्रिस मानने से मना कर देती है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से याद है कि वहाँ पर क्या हुआ था। किसी ने उसे जानबूझकर बेहोश करने की कोशिश करी थी। वो यहाँ क्राय से सच जानने की कोशिश करती है कि तभी टेल्म यहाँ इनके कमरे में आ जाता है और वो इन दोनों को साथ में देख उनसे माफी मांग के दरवाजा बंद करके चला जाता है और उन्हें कहता है कि उन्हें अब से कुंडी लगाकर रखनी चाहिए। क्रिस ये सुन काफी एम्बैरेस फील करती है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए वो टेल्म के पास चली जाती है और फिर सीन कट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि 3 दिन गुजर चुके हैं जहाँ क्राय इस एयरशिप पर बहुत सारा सामान लोड कर रहा होता है जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं और साथ ही कुछ मैजिक पोशंस होते हैं। फ्रांस यहाँ आकर क्राय से पूछता है कि वो इतना सारा सामान हमारे जहाज पर क्यों लोड कर रहा है जिस पर क्राय उसे बताता है कि अगर ये शिप क्रैश हो जाती है और वो किसी तरह क्रैश से बचकर किसी सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं तो ये सारा सामान उनका काफी ज्यादा काम आएगा। अब फ्रांस जो कि बिलीव करता है कि क्राय के पास फ्यूचर देख लेने की पावर है वो यहाँ पर बिलीव करने लगता है कि शायद ये एयरशिप सच में क्रैश होने वाली है और वो क्राय से पूछता है कि आखिर ये एयरशिप क्रैश कैसे होगी जिस पर क्राय कहता है कि वो नहीं जानता। फ्रांस इस बात पर गुस्सा तो होता है पर वो अपने आप को शांत कर लेता है क्योंकि क्राय ने जो भी कहा है वो अब तक सच हुआ है और वो इस सामान को लोड करने के लिए मान जाता है। और फिर तभी यहाँ पर टीनो और लिज आ जाते हैं जहाँ ये लोग क्राय के लिए एक स्टाफ और एक कारपेट लेकर आए थे और यहाँ इन्होंने पहले की तरह ही चादरें ओढ़ रखी थी ताकि किसी को पता न चले कि ये लोग क्राय की पार्टी के मेंबर्स हैं। अब यहाँ क्राय की ये स्टेप एक तरीके का रैलिक है जो कि किसी भी जबान को किसी भी जबान में ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसा क्राय को लगता है, पर असल में ये रैलिक ऐसा नहीं करता है बल्कि ये तो उसकी जगह मैजिक को एब्जॉर्ब करता है और क्योंकि क्राय के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है तो वो इस स्टेप का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और क्राय ने जो कारपेट यहाँ लिस्ट से मंगवाया था वो असल में एक नॉर्मल कारपेट था जो कि वो फ्लाइंग कारपेट को गिफ्ट कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि इस फ्लाइंग कारपेट की अपनी फीलिंग्स है जो कि बिल्कुल सच है और इस कारपेट से फ्लाइंग कारपेट प्यार करने लगता है। टीनो और लिज के जाने के बाद ये शिप टेक ऑफ करने लगती है जहाँ कुछ देर बाद ये एक सीधा बड़े से तूफान में पहुंचती है। अब यहाँ जैसे ही
क्राय अपने सामने केचा चक्का को आते देखता है तो उससे इस स्टेप का इस्तेमाल करके बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि केचा चक्का शुरू से ही क्राय से बात ना करने की एक्टिंग कर रहा है। अब केचा चक्का यहाँ से चला जाता है, जिस पर क्राय को लगने लगता है कि ये स्टेप बेकार है, क्योंकि उसकी जबान को केचा चक्के की जबान में ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है, जिस वजह से वो ये स्टेप क्रिस को दे देता है, जिस पर क्रिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ ये दोनों खिड़की से बाहर के नजारे को देखने लगते हैं कि तभी हम क्राय की पार्टी के सारे मेंबर्स को देख पाते हैं, जो कि एक पतंग बनाकर इस जहाज पर बांधकर उसका पीछा कर रहे थे। और यहाँ सबने पहले की तरह ही चादरें ओढ़ रखी थी ताकि इन्हें यहाँ पर क्राय के अलावा कोई पहचान न सके। और फिर तभी इन पर एक बिजली गिरती है, जिससे इनकी पूरी पतंग फट जाती है और ये सब नीचे जा गिरते हैं। लेकिन हम सब और क्राय जानते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि तूफान तो खत्म हो चुका है, पर इनकी एयरशिप अभी भी काले बादलों में फंसी हुई है, जिसके बारे में वो क्राय से पूछते हैं, पर क्राय कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर तभी यहाँ पर फॉक्स मास्क वाला आदमी आ जाता है, जो कि असल में टेल्म का इल्यूजन था। वो यहाँ पर राजा पर हमला करता है, लेकिन राजा यहाँ अपने आप को अपनी तलवार से डिफेंड कर लेता है। और फिर तभी टेल्म यहाँ इन सब लोगों के सामने रिवील करता है कि वो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है, और साथ ही केचा चक्का और क्राय भी। और ये सुन सारे सिपाही और फ्रांस इन सबको घेर लेते हैं, लेकिन तभी नोटिस करते हैं कि इनके पेट में अचानक दर्द होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर टेल्म ने किसी तरीके की स्पेल कास्ट करी थी और वो यहाँ पर सही से हिल भी नहीं पाते। क्राय और क्रिस को इस स्पेल से कुछ नहीं होता, क्योंकि टेल्म का मानना है कि क्राय तो उन्हीं की साइड पर है, जिस वजह से उसने ये स्पेल उस पर कास्ट नहीं करी, और क्रिस पर इस वजह से कास्ट नहीं करी क्योंकि उसे लगता है कि क्राय क्रिस को अपनी साइड पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब क्रिस ये देख सबसे ज्यादा शॉक होती है, जहाँ वो इन तीनों से अकेले ही फाइट करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी क्राय अपना हाथ खड़ा करके सबको बताता है कि वो फॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, जिसे सुन टेल्म और केचा चक्का शॉक होते हैं। जहाँ क्राय इस बात को प्रूव करने के लिए इन्हें ट्रू डेयर्स वाली कहानी भी बताता है, और अब केचा चक्का और टेल्म को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि क्राय उनके खिलाफ है, जिस पर टेल्म अपनी एक मैजिक स्पेल से क्राय पर हमला करता है, पर क्राय की सेफ्टी रिंग उसे यहाँ पर बचा लेती है। जिसके बाद क्राय यहाँ टेल्म को वार्न करता है कि तुम मेरी पावर के बारे में जानते हो कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेंढक में तब्दील कर सकता हूँ, और इसलिए तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। कि तभी इन्हें एक बड़े से धमाके की आवाज आती है, जहाँ पर टेल्म इन लोगों के सामने रिवील करता है कि उसने इस शिप के इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब यहाँ टेल्म एक बड़ी सी स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्पेल कास्ट नहीं होती, और हम यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ मौजूद कोई भी इंसान अपनी कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर पा रहा है, जिसमें लूशिया भी शामिल है। जहाँ हम लूशिया को बाकी सबके साथ उसी पतंग के साथ एयरशिप के साथ बंदा देखते हैं, और ये लोग यहाँ देखते हैं कि ये एयरशिप किसी पोर्टल के अंदर जाने वाली है। अब यहाँ हम क्राय को वापस देख पाते हैं, जहाँ पर टेल्म की स्पेल कास्ट नहीं होती, तो टेल्म को लगने लगता है कि ये तूफान किसी तरीके का मैजिक टर्बुलेंस है, जो कि इनकी स्पेल को कास्ट होने से रोक रहा है। और टेल्म को यहाँ ये भी लगता है कि ये सब असल में क्राय की प्लानिंग का नतीजा है, जो कि फ्यूचर देख सकता है। अब क्राय को अब तक कुछ भी समझ नहीं आया था कि यहाँ क्या चल रहा है, वो बस इतना ही समझ पाया था कि केचा चक्का और टेल्म उसके दुश्मन है, जिस वजह से वो इस बात से एग्री करता है कि ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा है। अब यहाँ टेल्म और केचा चक्का तूफान के खत्म होने तक का इंतजार करने के लिए कुछ देर के लिए एयरशिप के किसी कमरे में जाकर छुप जाते हैं, जहाँ जाने से पहले केचा चक्का ने अपने रैली का इस्तेमाल करके कुछ और ड्रैगन्स को यहाँ हमला करने के लिए बुला लिया था। क्रिस उनका पीछा करने का डिसाइड करती है, लेकिन क्राय उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि जाने बचाना अभी हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। और वो फिर उसे याद दिलाता है उस सामान के बारे में जो कि उसने यहाँ पर लोड करवाया था, और वो उस सामान में से कुछ पोर्शंस निकालकर बाकी सबको दे देता है, ताकि वो लोग अपना माना रिकवर कर पाए और वापस नॉर्मल हो जाएं। अब नोटिस करने वाली बात ये थी कि एयरशिप अभी भी हवा में अटकी हुई थी, क्योंकि इसका इंजन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इंजन डिस्ट्रॉय होने के मुताबिक इस एयरशिप को नीचे गिर जाना चाहिए था, पर ये एयरशिप अभी भी अटकी हुई है हवा में, जिससे हमें पता चलता है कि पोर्टल क्रॉस करने के बाद ये एयरशिप किसी अजीब से डायमेंशन में पहुंच गई। और फिर तभी हम यहाँ क्राय के पास इस डायमेंशन के एक बीइंग को देख पाते हैं, जिसने फॉक्स मास्क लगाया हुआ था। क्राय इस बीइंग को जानता था, क्योंकि वो इससे 10th लेवल की ट्रेजर वॉल्ट के अंदर मिला था, और ये बीइंग भी क्राय को जानती थी। और तभी इस डायमेंशन में इंटर करने से सब लोगों का माना अचानक से ओवरलोड होने लगता है, और सब लोग यहाँ पर एक एक करके बेहोश होने लगते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और ना ही एक जगह से मूव कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि क्राय के पास बिल्कुल भी माना नहीं है, तो ये चीज उस पर असर नहीं करती, और वो यहाँ सब लोगों के सामने सीधा खड़ा रहता है, जिसे देख सब लोग रियलाइज कर पाते हैं कि क्राय इनसे सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये चीज उस पर इफेक्ट नहीं कर रही है। अब क्राय यहाँ खिड़की से बाहर देख समझ जाता है कि ये लोग किसी तरह 10th ट्रेजर वॉल्ट के अंदर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है पेरिग्रीन लॉज। और इस ट्रेजर वॉल्ट के अंदर बहुत सारे बीस्ट फॉक्स रहते हैं, जो कि हमेशा अपने मुंह पर फॉक्स मास्क लगाए रखते हैं। अब यहाँ क्राय अपने पैर के पास मौजूद इस बीइंग से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ ये बीइंग क्राय को वेलकम करती है, क्योंकि वो उसे पहले से जानती थी। और क्रिस जो कि इस बीइंग के पीछे खड़ी होती है, वो क्राय की दी हुई स्टाफ से उस पर अटैक करने का डिसाइड करती है, जिस पर वो स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करती है, और ये स्टाफ इस बीइंग की लैंग्वेज को उसकी जबान में ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है, और सिर्फ क्रिस ही इस ट्रांसलेशन को सुन पाती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में क्राय को वार्निंग दे रही है कि वो यहाँ से फटाफट चले जाए, क्योंकि इस जगह पर कोई भी बिना परमिशन के नहीं आ सकता, और अगर कोई आ जाता है तो उसे मार दिया जाता है। क्रिस क्राय को ये बात बताने की कोशिश करती है, लेकिन क्राय उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये बीइंग तुम्हारे सामने आए तो तुम उनकी मानने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और अगर ये चाहे तो हमें एक झटके में खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ ये बीइंग क्राय से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन ट्रांसलेशन के मुताबिक ये बीइंग कह रही होती है कि अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, जहाँ मैं तुम्हें परमानेंटली मारकर खत्म कर दूंगी। लेकिन जैसे ही क्राय उससे हाथ मिलाता है तो उसकी सेफ्टी रिंग उसे बचा लेती है, जिसे देख ये बीइंग काफी ज्यादा शॉक होती है कि उसके अटैक का क्राय पर कोई भी असर नहीं हुआ, और क्योंकि एक तरीके से ये बीइंग क्राय से हार गई थी, तो ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद सिर्फ उसका मास्क यहाँ बचता है। और क्राय इस मास्क को उठाकर क्रिस के साथ इस एयरशिप से
बाहर निकल जाता है और जैसे ये लोग एयरशिप से बाहर निकलते हैं तो इनकी आंखों के सामने से ही एयरशिप गायब हो जाती है, जहाँ तभी ये लोग अपने सामने एक फर्स्ट मास वाली बीइंग को देख पाते हैं। अब यहाँ ये बीइंग क्राय से कुछ स्नैक्स मांगती है, क्योंकि जब पिछली मर्तबा क्राय यहाँ आया था तो वो अपने साथ बहुत सारे स्नैक्स लाया था और उसने इस बीइंग के साथ वो सारे स्नैक्स शेयर किए थे और क्राय ने इस बीइंग से वादा भी किया था कि वो जब अगली मर्तबा यहाँ आएगा तो वो अपने साथ और भी ज्यादा स्नैक्स लेकर आएगा और वो उससे यही स्नैक्स मांग रही है। लेकिन क्राय यहाँ कहता है कि अभी उसके पास कोई स्नैक्स नहीं है, जिसे सुन ये बीइंग गुस्सा होकर क्राय पर अपने मैजिक से अटैक करती है, जहाँ क्रिस काफी दूर जा गिरती है, पर क्राय को उसकी सेफ्टी रिंग बचा लेती है। अब यहाँ हमें इन बीइंग्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट डिटेल पता चलती है कि ये बीइंग्स कभी भी झूठ नहीं बोल सकती और अगर इनकी कोई बात झूठी साबित होती है तो ये लोग ऑटोमेटिकली मारे जाते हैं और इन्हें मारने का सिर्फ यही एक तरीका है जो कि सिर्फ क्राय ही कर सकता है। जैसा कि हमने एयरशिप वाले सीन में देखा था, जहाँ इस बीइंग ने कहा था कि वो क्राय को मार देगी, पर उसे उसकी सेफ्टी रिंग ने बचा लिया था, जिस वजह से मारने वाली बात झूठी साबित हुई और वो बीइंग ऑटोमेटिकली मर गई। लेकिन क्राय इस बारे में नहीं जानता और क्रिस इस बात को समझ जाती है और फिर तभी इन बीइंग का लीडर यहाँ पर इनके सामने आता है, जो कि इन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था और वो क्राय को देख उसे पहचान लेता है, क्योंकि क्राय यहाँ पिछली मर्तबा भी आया था और उसने उनकी माँ को हराया था। बेसिकली उनकी माँ इस डंजन की बॉस है और पिछली मर्तबा क्राय ने उनके साथ कोई डील करी थी, जिसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि क्राय 100 सालों के अंदर कभी भी इस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन क्राय किसी तरह यहाँ तो इस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर आ गया, जिससे टेक्निकली बॉस की ये बात झूठी साबित होती है और अब क्राय पर यहाँ पर कोई भी अटैक करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। जहाँ ये सबसे इंटेलिजेंट वाली बीइंग क्राय को सीधा अपनी माँ तक ले जाने लगता है, जो कि असल में बॉस है। अब जैसे ये बीइंग बॉस रूम का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से बहुत सारा माना निकलता है, जिससे क्रिस का माना और भी ज्यादा ओवरलोड होने लगता है और वो यहाँ पर अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, जिस पर क्राय इस दरवाजे के अंदर चला जाता है और क्रिस उसकी फिक्र करने लगती है, जिस पर ये बीइंग क्रिस को कहता है कि वो सिर्फ अपनी फिक्र करे, क्योंकि क्राय यहाँ मौजूद सब लोगों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो यहाँ इस जगह के रूल्स को काफी अच्छी तरीके से फॉलो करता है। और फिर तभी हम यहाँ क्राय को बॉस से मिलता देख पाते हैं, जो कि एक तरीके की लेजेंडरी फॉक्स थी, पर ओरिजिनली उसके पास 13 दुमें हुआ करती थी, पर अभी फिलहाल उसके पास 12 है, क्योंकि उनमें से एक दुम क्राय के पास है। सीन कट होता है जहाँ हम सितरी वगैरह को देख पाते हैं, जो कि उस एयरशिप को इस डायमेंशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर उनकी हर एक कोशिश नाकाम हो जाती है और फिर ये लोग केचा चक्के के बुलाए एक बड़े से ड्रैगन को अपनी तरफ आता देखते हैं, जिससे ये लोग फिर फाइट करते हैं और फिर सीन वापस क्राय पर आता है, जहाँ वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो कि होती है माफी मांगना। और वो यहाँ इस बॉस से माफी मांगता है और कहता है कि वो हमें यहाँ से जिंदा जाने दे, जिस पर ये बॉस कहती है कि तुम्हारी ये ट्रिक इस मर्तबा काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि 100 सालों तक तुम हमसे नहीं मिल पाओगे। और क्योंकि क्राय 100 साल पूरे होने से पहले ही यहाँ खड़ा था, तो ये बात टेक्निकली झूठी साबित होती है, जिस वजह से ये बॉस क्राय से हार जाती है और फिर ये बॉस क्राय की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जहाँ वो क्राय और एयरशिप में मौजूद सारे लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दे देती है और साथ ही उसे अपनी एक बार भी दुम निकाल कर भी देती है, जो कि प्रूव करता है कि क्राय ने सबसे हाई लेवल ट्रेजर वर्ल्ड के बॉस को दूसरी मर्तबा हरा दिया है। अब क्राय यहाँ से उस टेल के साथ बाहर निकल जाता है, जहाँ वो इस स्मार्ट वाली बीइंग से मिलता है और उसे अंदर हुई सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो क्रिस को यहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन ये बीइंग क्रिस को यहाँ से जाने नहीं देता है, क्योंकि डील के मुताबिक सिर्फ क्राय और जहाज में मौजूद सारे लोग इस जगह से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसने क्रिस का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ ये बीइंग क्रिस को कहता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। और हम जहाँ जान पाते हैं कि ये बीइंग क्रिस का दिमाग पढ़ लेता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्रिस के लिए उसकी सबसे कीमती चीज क्या है, और तभी उसे वहाँ पर क्राय का नाम नजर आता है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि क्रिस के दिल में कहीं ना कहीं क्राय के लिए फीलिंग्स है। अब यहाँ ये बीइंग क्रिस को कहता है कि तुम क्राय को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि डील के मुताबिक क्राय और जहाज में मौजूद सारे लोगों को यहाँ से निकलना होगा, तो तुम्हें कोई ऐसी चीज हमें देनी होगी जो कि तुम्हारे लिए कीमती भी हो और साथ ही वो जहाज पर ना हो, और ऐसी कोई भी चीज अभी क्रिस के पास यहाँ नहीं होती। और फिर तभी क्रिस के बदले यहाँ क्राय को कोई ऐसी चीज देनी होगी जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती हो, और जब क्राय इस बारे में नहीं बता पाता तो ये बीइंग उसका भी दिमाग पढ़ लेता है, जहाँ इस बीइंग को क्राय के दिमाग में एक कारपेट नजर आता है और वो फिर क्राय से वो कारपेट डिमांड करने लगता है। अब क्राय के दिमाग में असल में वो फ्लाइंग कारपेट था, जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रेजर करता है, पर असल में ये बात ये बीइंग नहीं जानता। जहाँ फिर ये क्राय उसे एक मामूली सा कारपेट पकड़ाकर यहाँ से फटाफट से निकल जाता है। अब यहाँ इनकी एयरशिप और बाकी सब लोग उस डायमेंशन से निकल जाते हैं, जिसके बाद इनकी एयरशिप जिसका इंजन डिस्ट्रॉय हो चुका था वो यहाँ क्रैश लैंडिंग करने लगती है, जहाँ क्राय कोने में खड़ा होकर लूशिया का नाम लेकर उसे इस एयरशिप को बचाने के लिए कहने लगता है। और फिर लूशिया उस फॉक्स की 13th टेल का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है और इस शिप के गिरने के इम्पैक्ट को काफी ज्यादा कम करने लगती है, और फिर आंसेम आकर इस शिप को क्रैश लैंड होने से बचा लेता है। सीन कट होता है जहाँ हम केचा चक्का और टेल्म को उसी डायमेंशन में फंसा देखते हैं, क्योंकि जब जहाज उस डायमेंशन में गया था तो वो लोग उस जहाज से निकलकर कहीं दूर चले गए थे, और अब यह इनके सामने वो इंटेलिजेंट वाली बीइंग आती है और इनसे इनकी सबसे कीमती चीज डिमांड करती है। सीन फिर वापस क्राय पर आता है, जहाँ हम लूशिया को देख पाते हैं, जो कि टेल की पावर का इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि इस टेल ने उसका पूरा का पूरा माना खत्म कर दिया था। और फिर इसके बाद सीन दोबारा कट होता है, जहाँ हम क्राय को राजा के साथ देख पाते हैं। राजा यहाँ क्राय से एक चीज डिमांड करता है कि वो उसकी बेटी को यानी प्रिंसेस को ट्रेन करे, क्योंकि प्रिंसेस के पास काफी ज्यादा बैड लक है और क्राय जो कि काफी ज्यादा लकी है वो उसके बैड लक को किसी तरह खत्म कर सकता है, ऐसा राजा का मानना है। और इसी के साथ इस एनिमे के सीजन 2 का यहीं पर एंड हो जाता है। इस एनिमे के लास्ट एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ एक अनजान आदमी क्राय को उसके लक के बारे में बताता है। बेसिकली ये फॉर्चून टेलर होता है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्राय की एबिलिटी के बारे में पता लगा लेता है कि क्राय के पास ऐसी एबिलिटी है कि उसके आसपास मौजूद लोगों के पास हमेशा बैड लक ही आता है। और इस पोस्ट क्रेडिट सीन के आखिर में हम यहाँ पर
गिविंग सोल पार्टी के लास्ट मेंबर को देख पाते हैं, जो कि एक एल्फ होती है। और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होगा, क्या इसका सीजन 3 वगैरह आएगा, वो तो हम नहीं जानते, पर अगर वो आया तो हमारे चैनल पर एक्सप्लेन वीडियो आ जाएगी उसकी। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीजन की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।